मेरे मम्मी पापा बोलते कि अब मत जा स्कूल, स्कूल जाके क्या करेगी। मैं मैंने मान लो उन्होंने हमें 50,000 पर मंथ का या फिर 3 मंथ में एक कमिटमेंट की, पर एक टाइम के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ? अपने आसपास जो जीवन है उस चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो एजुकेशन है। जैसे हमने तो स से सपेरा ही सुना था, तो इनको सलेट कराएंगे। स से सहारा भी होता है और किसका नाम होता है, सरगुन होता है। तो ये बच्चों से ही निकल के आता है, हम नहीं बताते, इनसे ही निकल के आता है। मतलब प्राउड फीलिंग आती है खुद पे, क्योंकि ये बच्चे ऐसे नहीं है कि जैसे जो नाम सुन के कई कहते ने कि भाई नहीं है तो शायद फ्रॉड हो सकते। हमारा जो करिकुलम है वो लाइफ स्किल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अच्छी पढ़ाई देना किते ना किते परिवार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਰਤੂੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੱਥ ਕਲਮ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत श्री अकाल। सर, थोड़ा नाम ते अपने बारे में ज़रा दस्सियो। सो मैं प्रशांत हूँ और मैं बेसिकली यूपी से हूँ, और यहाँ पे हर हाथ कलम में ये जो हमारा प्रोग्राम है बुनियाद, जो हर हाथ कलम का एक प्रोग्राम है, जो हमारा लर्निंग सेंटर है उसको मैनेज कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। यस, सो मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, माई इंटरवेंशन इज़ थिएटर। सो मैं थिएटर को यूज़ करते हुए बच्चों को कैसे पढ़ाना है, एजुकेशन को और एक्सपीरियंसिंग कैसे बनाना है, इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। कि वैसे इस साइड ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? हाँ, सो इसका ये है कि थिएटर मेरी ज़िंदगी में आया 2015 में, और उससे पहले मैं एक टीचिंग में जाना था मेरे लिए, और मैं फ़िज़िक्स पढ़ रहा था उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो ये था कि मेरे लिए तो प्रोफेसर बनना था, बट जब थिएटर एक दिन ऐसे एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन थिएटर के साथ हुआ, तब मुझे वहाँ पे अट्रैक्शन हो गया पूरा थिएटर के साथ, और तब से मैं थिएटर में था। बट कहीं ना कहीं जो टीचर बनना है, सो एजुकेशनिस्ट ही बनना था मेरे लिए उससे पहले। सो अब थिएटर को और कैसे हम इस्तेमाल करूँ उस चीज़ में जो मेरा पैशन है, उससे पहले एजुकेशन का। और मैं ख़ुद थिएटर से मेरे लिए एक अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर मिला है, जो मुझे शायद उसी सब्जेक्ट में रह के नहीं मिल रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब यही कि अगर मैं फ़िज़िक्स पढ़ रहा था उससे पहले, तो फिर मैं फ़िज़िक्स ही पढ़ रहा था, लेकिन जब मैं थिएटर में आया तो मेरी जो टीम में लोग थे उसमें पॉलिटिकल साइंस से भी एक बंदा है, उसमें फ़िलासफ़ी का भी हमारा टीम मेंबर है, उसमें इंग्लिश ऑनर्स का भी है। तो इतने सारे माइंड जब मिलते हैं, और ये जो स्क्रिप्ट होती है उसमें सब कुछ है। मतलब जो हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सिर्फ फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री नहीं, मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, मैं ऐसे बंदे से भी मिल रहा हूँ जो कुछ और प्रैक्टिस कर रहा है। तो जो ये तो अलग अलग ज़रिया है, पर कॉमन जो है वो लाइफ है। सो थिएटर में मुझे ये समझ में आया कि लाइफ स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
लाइफ स्किल भी अपने आप में एक लर्निंग और सीखने वाला सब्जेक्ट है जो हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। तो थिएटर ने वो सब्जेक्ट मुझे दिया। और फिर मैंने ऑनेस्टली अगर मैं ये बात भी कहूँ कि थिएटर में प्रोफेशन थोड़ा सा इंडिया में अभी उतना एक्सपोजर नहीं है, तो अब थिएटर को भी करना है और कैसे सरवाइव भी करना है। सरवाइव इन द सेंस कि अब मैं इस थिएटर का क्या करूँ। मैं एक तो ये है कि खुद के लिए करता रहूँ तो उससे तो काम नहीं चलने वाला, पर मैं अप्लाइड कैसे करूँ सोसाइटी के लिए। तो थिएटर एज अ अप्लाइड आर्ट मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एजुकेशन में। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई 2022 में जाके, और मैंने फिर मास्टर्स किया थिएटर में, थिएटर इन एजुकेशन में, और फिर तब से मैं इस फील्ड में आ गया हूँ पूरी तरह से। बट ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ बनना चाहते हो राइट, बट ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ वगैरह ही ਤੁਸੀਂ जा सकते ਸੀ, बट ਤੁਸੀਂ एनजीओ ही क्यों सिलेक्ट किया फिर? हाँ, ये बहुत सही क्वेश्चन है। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि एनजीओ ही क्यों सेलेक्ट किया। मैंने हर हाथ कलम इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने इससे पहले एक स्कूल में भी पढ़ाया था। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाना या मुझे सिर्फ एनजीओ में पढ़ाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी स्कूल में भी पढ़ाऊँगा अगर मुझे मौका मिलता है या मिला था। मैंने एचएच के क्यों चुना, उसका रीज़न ये है कि एचएच के में जब मैं आया ज्वाइन करने से पहले मैंने विज़िट की एक बार, जब मैं हर्ष से मिला था तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे थिएटर का एक्सपोज़र बहुत है। मेरी वैल्यू जो है वो एचएचके की वैल्यू से मिलती है। मतलब मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बिलीव करता हूँ, मैं लाइफ स्किल में बिलीव करता हूँ, मैं सोशल इमोशनल लर्निंग में बिलीव ज़्यादा करता हूँ। मैं 12th तक या कॉलेज तक जो बच्चा पढ़ता है या हम लोग तैयारी करते हैं उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि उसके बाद क्या। तो वो चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। डांस भी कर रहा है, तो ये 2 बच्चे हैं जो फुल टाइम इनका जॉब है और काम कर रहे हैं। इसके साथ में हमारे 7 बच्चे हैं जो पिछले दिसंबर में ही बाहर हायर स्टडी के लिए गए। 3 लड़के जो अपना फिल्म मेकिंग का कोर्स करने गए हैं और 4 लड़कियाँ रूरल मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स हिमाचल में है, एक संस्था है ये साझे सपने, सो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं, अभी चल रहा है उनका कोर्स। ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕੀਤਾ? बिल्कुल आया है, बिल्कुल ये चैलेंज आया है। और क्योंकि हमारा, मैंने पहले ही बताया कि बस्ती का बच्चों का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि ज़रूरत होती है तो ये ड्रॉप आउट रेट रहता है। हमारे 2-3 स्टूडेंट थे जो बिल्कुल शुरुआती दौर के, जिसमें से एक बल्लू है। तो अभी वो जो बच्चे अभी फिल्म मेकिंग का कोर्स करने गए हैं उनके साथ ही पढ़ता था वो आके, बट अभी वो अपना शॉप चलाता है बस्ती में, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाया अपना काम घर की परिस्थिति की वजह से। एक हमारा बच्चा और है जॉन, जो अभी कंटिन्यूसली कर रहा है, पिछले महीने ही काम पे लगा है। तो वो उसकी हमारी पूरी कोशिश है कि वो अभी आएगा पढ़ने, मतलब उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मतलब ये कहने का मतलब है मेरा एग्जाम्पल कि ऐसा होता है कि बच्चे आते भी हैं, बीच बीच में काम भी करना पड़ जाता है उनके लिए, एंड देन फिर से जब काम की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ? अच्छा लगता है। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मांगने जाते थे, बलून बिकने जाते थे, पेंसिल वगैरह। अब ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਕਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? पढ़ के अच्छा लगता है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगता पढ़ाई करके। ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ? पेरेंट्स भी बोलते पढ़ो, हम भी बोलते पढ़ेंगे। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂट्स ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂट्स ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? मेरे मम्मी पापा बोलते कि मत जा स्कूल, स्कूल जाके क्या करेगी, मैं खुद पे करती हूँ, फिर मैं स्कूल आती हूँ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂट्स ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਣਗੇ? मेरी बहन अभी हिमाचल में पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पे हम 4 सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ाते हैं अभी के टाइम पे। पहले हिंदी, ईवीएस में ये नहीं है कि छोटी ईवीएस, मतलब साइंस भी मिक्सचर है इसका, और मैथ और इंग्लिश, और कंप्यूटर इनकी सैटरडे को होती है। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? और मेरे को तो अभी 4-5 महीने हुए। ਵੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ?
मुझे बड़ी मतलब प्राउड फीलिंग आती है खुद पे, क्योंकि ये बच्चे ऐसे नहीं है कि जैसे मैं पहले भी मैंने स्कूलों में पढ़ाया था तो बच्चे बोलते थे जो मैडम ने बोल दिया वो सही है, लेकिन ये बच्चे हैं कि क्वेश्चन करते हैं, अच्छा मैडम ऐसा ही क्यों, अच्छा मैडम आप ऐसे भी करवा सकते हैं, मतलब मिक्सचर होता है, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं मैं टीचर हूँ, नहीं, मतलब मिल के सीखते हैं बस, मुझे इसीलिए अच्छा लगता है यहाँ पे। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ मैं हिमाचल से हूँ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, मैं यहाँ पर रहती हूँ यूनिवर्सिटी के पास विद्यानगर। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਪਾਪਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈरह ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕੁਝ? नहीं, इनके ना हम बस्ती में विजिट करते हैं, जैसे एक दिन रखा है ट्रक यूनियन भी जाते हैं, राजपुरा जो हमारे पास बस्ती है वहाँ पे हम विजिट करते हैं बच्चों के साथ, जैसे बच्चे चले जाएंगे घर उसके बाद हम इनकी बस्ती में जाते हैं, इनके पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, बच्चों के साथ भी बातचीत करते हैं, इनको भी खुश खुश फील होता है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੇਤੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? उसमें ये है कि देखिए हमारा जो ऐसा चैलेंज आया है हमारे साथ में, अभी हमारी हीरा बाग बस्ती है उसमें ही चैलेंज आया है, तो अभी तक इस चीज़ में तो हम सफल रहे हैं कि जब जो हमारा प्रोग्राम है ना, हमारा जो तरीका है, हम जाते ही सीधा उनको पढ़ाते नहीं, पहले खेल के ज़रिए बच्चों के साथ समय बिताते हैं, संडे जाके वॉलंटियर करके, तो पहले हम बच्चों से रैपो बिल्ड करते हैं, फिर साथ के साथ में पेरेंट्स को भी दिखता है कि ये 1-2 घंटा बिता रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं और खेल कूद कर रहे हैं, थिएटर के गेम्स कर रहे हैं। उसके बावजूद कभी कभी चैलेंज आता है, तो देखो हमारा ना हमारी नीड नहीं है, हम उनकी नीड समझते हैं कि उनका नीड अगर है तो फिर वो प्रोग्राम हमारा काम करता है वहाँ पे। तो अभी तक हीरा बाग में हमने किया, हीरा बाग में भी काम किया है, जहाँ जहाँ हमने काम किया है वहाँ वहाँ अभी तक हमारे लिए ऐसा चैलेंज नहीं आया है कि बिल्कुल ही वहाँ से हमको जाना पड़ा हो। हीरा बाग में एक चैलेंज बस्तियों के इस वजह से नहीं आया, पर उस वजह से आया कि जिस प्लॉट में जो बस्ती के लोग रह रहे हैं उस प्लॉट में हमने अपना एक सेंटर बनाया था और बस्ती वालों से उससे पहले हमने 2-3 महीने 4 महीने बच्चों के साथ काम किया और फिर वहाँ से नीड निकल के आई कि क्यों ना फिर आप हमको परमानेंटली 2 घंटे यहाँ पे डेली पढ़ा दिया करो, तो उसके लिए एक जगह की ज़रूरत है। तो बस्ती वालों से पूछा और हमने जगह बनाई, बैम्बू का पूरा एक रूम तैयार किया बांस का और छप्पर डाल के इसको ऐसे, और फिर चैलेंज ये आया कि जो ओनर थे उस प्लॉट के उन्होंने कह दिया कि हटाओ ये यहाँ से, तो हमें हटाना पड़ा पूरा वहाँ से, 1 ही घंटे के अंदर सब उखाड़ना पड़ा पूरा मिलके। कितने दोबारा बनाया मतलब दोबारा? अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि अभी बनाया नहीं है, आसपास में कोई जगह देख रहे हैं या तो कोई हमें वहाँ पे स्पेस दे दे, क्योंकि बस्ती तैयार है, बच्चे तैयार हैं, पेरेंट्स तैयार हैं, बस जगह चाहिए, बस जगह चाहिए हमारे लिए वहाँ पे। तो दूसरा हमारी बस भी है, जो पहले लीला भवन पे काम करते थे तो एक बस हमें मिली हुई थी, उस बस में हम पढ़ाते थे, अब वो लीला भवन वाला हमारा वहाँ से फिनिश हो गया है, कवर हमने कर लिया है कि वहाँ का जो हमारा टारगेट था कि हम हमारा प्रोग्राम ऐसे ही काम करता है कि मेरी किताब प्रोग्राम से हम पहले जगह पे जाके वहाँ पे बच्चों को देखेंगे कि कितना काम कर रहे हैं ये सब है, और फिर वहाँ से बुनियाद में आ जाते हैं। अगर वहाँ पे सारे के सारे बच्चे बुनियाद में आ गए या सरकारी स्कूल में चले गए, उसके बाद फिर हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं, हम वहाँ से कवर कर लेते हैं। तो वो बस हमारी अभी फ्री है, अब वो बस या तो हम लेकर आए हीरा बाग में, तो वो उस पर प्रोसेस में है अभी। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? अभी लीला भवन पे खड़ी हुई है, क्योंकि लीला भवन के सारे बच्चे अभी हम यहाँ ले आए हैं, या तो सरकारी स्कूल में हमने एडमिशन करा दिया है उनका। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ पेरेंट्स ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? नहीं नहीं, बस नहीं है, हमने ऑटो रिक्शाज लगाए हुए हैं और ये बस्ती से ही ऑटो रिक्शा वाले भैया हैं, तो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को लेकर आते हैं। जैसे राजपुरा बस्ती से एक भैया हैं तो वो ऑटो से बच्चों को लेकर आते हैं, उनकी ओनरशिप भी रहती है, बच्चे भी सेफ़ होते हैं उनके साथ, और ऑटो रिक्शाज लगे हुए हैं अलग अलग बस्ती में। ਵੈਸੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ टाइम? पढ़ कितने चुके हैं उसका डेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास नहीं है, अभी हम डेटा पे काम कर रहे हैं, और अभी यहाँ पर 50 to 55 बच्चे हैं बुनियाद में, जो हमारा लर्निंग सेंटर है ऑल्टरनेटिव स्कूल, जिसमें हम लोग अभी बैठ के बात कर रहे हैं। दूसरा हम अलग अलग बस्तियों में काम कर रहे हैं, तो अराउंड अभी हम
120 के करीब बच्चों पे प्रेजेंटली काम कर रहे हैं 120 बच्चों के साथ। और कितने बच्चे पे काम किया है तो वो डेटा नहीं है अभी हमारे पास। ਓਕੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? हमारा ज़्यादातर जो फंडिंग है वो आता है रिटेल फंडिंग से। रिटेल फंडिंग को अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये है कि इंडिविजुअल्स डोनर्स हैं हमारे, इंडिविजुअल्स लोग जो कि मतलब आउट ऑफ पटियाला हैं, पटियाला में भी हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हैं। तो इंडिविजुअल लोग जो हैं वो हर महीने उनके अकाउंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और ख़ुद वो जो भी उनका होता है कि किसी को 500 से लेके लिमिट जो भी है आगे तक, तो इंडिविजुअल फंडिंग से आता है। इसके अलावा हम अभी CSR को तो अभी नहीं हमने अप्लाई किया है, APF अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से अगर हमें फंडिंग मिलती है तो वो प्रोसेस में है। लेकिन अभी गवर्नमेंट से तो हम ऐसे डायरेक्टली कोई फंडिंग मेरे उसमें नहीं है ऑब्जर्वेशन में। और मैं बुनियाद संभालता हूँ, तो मैं बुनियाद लर्निंग सेंटर के बारे में आपको बता सकता हूँ। फंड जो हमारी संभालती है योगिता, हमारी टीम मेंबर हैं, तो वो सारा देखती है, तो वो इस चीज़ का बेहतर जवाब दे पाएंगी। मुझे फंडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि गवर्नमेंट से कितना हेल्प मिलता है या नहीं मिलता है, पर जितना मुझे पता है वो यही है कि हमें रिटेल फंडिंग हमारा मेन है, इंडिविजुअल डोनर्स। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ऐसा सच मुझे नहीं मालूम है फंडिंग्स के बारे में कि क्या चैलेंज आया है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाऊँगा। ऐसा होता है कभी कि किसी फंडर्स ने हमें इंडिविजुअल डोनर्स के साथ में तो मुझे नहीं मालूम, सब वही मैनेज करते हैं। पर ऐसे ही एक बार हम लोग बैठे हैं तो बातचीत के ज़रिए मुझे पता लगता ही है कि कोई फंडर है, मान लो उन्होंने हमें 50,000 पर मंथ का या फिर 3 मंथ में एक कमिटमेंट की, पर एक टाइम के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कोई कॉल नहीं है, तो इस तरीके के चैलेंज आता है शायद कभी कभी। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ NGO ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ NGO ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ NGO ਵੀ नहीं है, तो थोड़ा जा इतना मतलब कितना पता लगता है? ये बात बिल्कुल सही है कि जिसका हमसे पहले जो हमारा काम देख लेता है, जिसका ट्रस्ट है कि हम असल में क्या काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो हमें चैलेंज नहीं आता, वहाँ से तो मिलता ही। और हमारे बहुत अच्छे डोनर्स हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, हमारे समाज में NGOs को लेकर ऐसी धारणा है, और कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि NGOs कर भी रहे हैं ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है NGOs का। मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ कि है ऐसा कि वाइट और ब्लैक वाला करने वाला हिसाब भी है। तो उसमें यही होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसा काम कर रहे हो, आप अपने डोनर्स को कितना ट्रस्ट दिला पा रहे हो। तो हमारे डोनर्स ज़्यादातर वही हैं जो पहले हमारा काम देखते हैं, पूरा हमारा प्रोसेस है, पूरा ऑब्जर्वेशन के बाद, एनालाइज करने के बाद ही हमें फंड्स मिलते हैं। हमारे सारे प्रोफेशनल काम है जो भी है। इसके अलावा अगर मैं समाज की बात करूं कि जैसे आपने पूछा था ना कि क्वेश्चन कि NGO को नाम सुन के कैसे कि अब ये तो रियल है भी फेक तो नहीं कितने, हाँ कि एक ये बहुत लोग की धारणा बना चुके हैं आज की डेट। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ कि जब मैंने ज्वाइन करना था NGO, तो मेरे घर पे से NGO यार क्या होता है, NGO तो मतलब ये कौन सा सेक्टर है, ये तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर जब भी अपने रिश्तेदार में किसी को बताओ कि मैं एक NGO सेक्टर में काम कर रहा हूँ, अच्छा ये क्या है, अच्छा वो नंबर तो का काम तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, ये ट्रस्ट तो नहीं है। तो ये तो धारणा है, अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को एक्चुअली। एक तो ये भी है, दूसरा जिनको अवेयरनेस है उसमें दोनों तरह के काम भी हो रहे होंगे। मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं है कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पर एक अजम्पशन है कि हाँ होते होंगे। तो ये तो ट्रस्ट और प्रोसेस के ऊपर है। हमारे लिए हमारा अपना बता सकते हैं हम तो सिर्फ कि हमारे लिए ऐसे ही फंड मिलता है। पहले पूरा प्रोसेस जानता है कोई भी इंसान, पूरा प्रोसेस के बाद हमें फंड मिलता है। और चैलेंज आता भी होगा, जो हमारा प्रोसेस नहीं जाना तो वो नहीं देगा। वो शुरू में वो तो दूसरे के जजमेंट के ऊपर है ना कि उसने NGO का नाम सुना और उसके दिमाग में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है एक NGO को लेकर, उसने हमारा काम नहीं देखा, तो वो तो जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका ट्रस्ट है कि NGO सेक्टर में काम होता होगा तो वो हमें फ़ंड दे देगा। जिसका स्ट्रक्चर में नहीं है कि नहीं होता है, वो ऐसा है वैसा है, तो वो नहीं देता है। तो ये भी हमारी
फंड रेज टीम को ही फेस करना पड़ा होगा। दैट इज़ नॉट माई डिपार्टमेंट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्रीकाल जी। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? मेरा नाम रजनी है और मैं पटियाला से ही हूँ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣ? मेरे को 3 साल हो गए हैं। 2021 में HHK ज्वाइन किया था मैंने, तो अभी 3 साल हो गया मेरे को अगस्त में। ਓਕੇ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? मतलब मेरे तो मन की सेटिस्फेक्शन होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो मतलब पहले दिन से ही डे फर्स्ट से ही मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा था इनको पढ़ा के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है वहाँ का माहौल देख के और इससे कंपैरिजन करूँ कि यहाँ पे एकदम से लिबर्टी है HHK में, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मेरा मन ही नहीं करा कि मैं इसको छोड़ के जाऊँ, क्योंकि और स्कूल्स में पढ़ाया वहाँ इतना बड़ा बड़ा सिलेबस होता था, तो बच्चे मतलब सारा टाइम वही करते रहते थे, और यहाँ पे कोई ऐसा बर्डन नहीं है और बच्चे खुद लिबर्टी से कर सकते हैं और उनकी जो भी चॉइस है उस हिसाब से वो पढ़ सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? अभी तो ना लैंग्वेज पे ही हो रहा है मेन, तो जैसे हिंदी लैंग्वेज करा रहे हैं इनको अलग अलग तरीक़ों से करवाते हैं। मीन्स कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम ये नहीं करवाएंगे कि अ से अनार या आ से आम, तो हम इनको डायरेक्ट उनका नाम लिखना सिखाते हैं। सपोज़ करो ये इसका नाम सहारा है, तो सहारा में कौन कौन से अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, स आ रहा है, ह आ रहा है, र आ रहा है, तो पहले तो 2 दिन बच्चों को नेम ही लिखना सिखा देंगे और बच्चा कर लेता है। कई कई बच्चा तो 1 दिन में ही सीख जाता है। तो फिर उसमें हम देख रहे हैं कि स आ रहा है तो उसको स से स करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि स से क्या क्या होता है। जैसे हमने तो स से सपेरा ही सुना था, तो इनको सलेट कराएंगे, स से सहारा भी होता है और किसका नाम होता है, सरगुन होता है, तो ये बच्चों से ही निकल के आता है, हम नहीं बताते, इनसे ही निकल के आता है। फिर इनको ये भी होता है कि स से सिर्फ सपेरा ही नहीं होता और भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं, तो ये इस तरीके से करवाते हैं इनको। और फिर मैथ्स कराते हैं। मैथ्स में जैसे कि प्ले वे मेथड से करवाते हैं हम। अगर जैसे ग्रुप है 1 to 5 हमने करवाना है तो इनको राजमा के साथ करवाते हैं, या स्टिक्स होती हैं, कलर्स हो गए, तो उसमें ये नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे करवा रहे हैं हम, तो हम 1 बोलेंगे कि एक चीज़ लेके आओ, तो वो कोई भी चीज़ लेके आ सकता है, पत्थर भी लेके आ सकता है, कोई पत्ता भी लेके आ सकता है, कुछ भी लेके आ सकता है। तो 2 3 4 जब 5 तक हमें हो जाता है क्लियर कि हाँ ये बच्चा कर लेगा, तब हम सेटिस्फाई होते हैं कि फिर हम उस पे आते हैं, रिकॉग्नाइजेशन पे आते हैं कि रिकॉग्नाइज़ कर रहा है बच्चा 1 2 3 4 5, और इस तरीके से हमें भी कॉन्फिडेंस होता है कि बच्चा कुछ सीख रहा है। ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ, इनको प्ले वे मेथड से करवाया जाता है कि जैसे स्टार्टिंग में आते हैं इनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, कि ये नहीं कि आते ही हम अपना करिकुलम जो हमने बनाया उसे स्टार्ट कर दें, नो ऐसा नहीं होता। इनका हमने टाइम रखा होता है, जो कि सैटरडे को हमारा एक टाइम टेबल बनता है कि इसमें 15 मिनट हमने उनको फिज़िकल में देने हैं और 15 मिनट का इनका वो मेडिटेशन एंड चेकिंग होता है। चेकिंग में ऐसे होता है कि क्वेश्चंस ऐसे इस टाइप के होते हैं कि बच्चे सोचें उसको, ये नहीं कि हमने क्वेश्चन कर दिया और बच्चे उसका आंसर नहीं कर रहे तो हम बता रहे हैं, नो। हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जैसे अगर आपकी मम्मी बीमार है तो आप उनकी कैसे हेल्प करोगे, तो फिर बच्चे सोचते हैं कि हम कैसे हेल्प करते हैं, तो वो चेकिंग वाला हमारा एक होता है, सर्कल होता है, तो उसमें सब बच्चे बताते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हम लैंग्वेज वाला स्टार्ट करवा देते हैं इनको कि लैंग्वेज में क्या है। एक एक बच्चे का हमें पता होता है कि कौन बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कोई 3 अक्षर के जोड़ पे आ गया, कोई 4 अक्षर के जोड़ पे आए, कोई नए नए आने शुरू हैं। एक बच्चा जैसे आज नया ही आया है, आलिया, तो ये नहीं आई है, तो इसको स्टार्ट से हमने करवाया। इसको आज मैंने नाम ही लिखना सिखाया, जैसे अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट ये है कि कल तक इसको आ जाएगा। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ NGO ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਫੇਕ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ NGO ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਵੀ NGO ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ नहीं है। मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है, जस्ट अभी आपने पूछा है तो अभी मेरे दिमाग में पहली बार इस सवाल से एक्सपोजर मिला है कि ऐसा सोचना है, तो मैं इस पे ना पर्सनल अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जाके देखो आपको देख के फ़र्क तैयार करो कि जो धारणा बनी हुई है। आपका सवाल ये था कि कैसे फ़र्क करेंगे एक ऐसे जो पता चलेगा कि भी आह सही है गया या गलत है, भी कितना लगेगा। आप ग्राउंड पे जाके देखो, एक डॉक्यूमेंट तैयार है, डॉक्यूमेंट बन जाते हैं कि भैया हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अगर आपको सच में जेन्युइनली देखना है तो आप ग्राउंड पर जाकर देखो,
कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो ग्राउंड पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम 50 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो आप हमारे सेंटर में देखो कि 50 बच्चों के साथ सही में काम हो रहा है नहीं हो रहा है। हमने 4 बस्तियों का नाम लिया है आपके साथ, तो आप 4 बस्तियों में जाके देखो कि 4 बस्तियों में हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आउटकम क्या है। जब तक आप या कोई भी इंसान, मैं देखूंगा नहीं जाके, तो नहीं पता लगेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? हाँ, मैसेज तो भारी चीज़ है, मैसेज तो नहीं दे पाता मैं। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखिए, मैं तो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ और यही है कि एजुकेशन में काम करते हुए मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि एजुकेशन ने डिप्रेस भी बहुत किया है और एजुकेशन लिबरेट भी कर रही है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी काफ़ी खस्ता हालत में है, उसमें ज़िम्मेदार इंस्टीट्यूट भी हैं, हमारा समाज भी है, पेरेंट्स भी हैं जो इतना ज़्यादा कंपैरिजन है, कंपटीशन है, टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, एजुकेशन पे। अभी मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं एक फ़िलासफ़र, उनकी एक बुक पढ़ रहा हूँ एजुकेशन के ऊपर, तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात है, शायद वही मैं शेयर कर सकता हूँ मैसेज के तौर पे, कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, हिंदी, मैथ या एनी सब्जेक्ट, दीज ऑल आर टेक्निक्स, स्किल्स हैं ये। स्किल में और एजुकेशन में फ़र्क है। एजुकेशन इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ होलनेस, जो हम अपने आसपास जो जीवन है उस चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो एजुकेशन है। और एक्सपीरियंस हर किसी के पास होता है। एजुकेशन से पढ़ा लिखा नहीं इंसान हो सकता। पढ़ा लिखा इंसान एक स्किलफुल इंसान, स्किलफुल तो बिना मतलब, हाँ, किसी ने अगर कोई डिग्री ले ली है तो ज़रूरी वही नहीं है पढ़ा लिखा। एक्सपीरियंस जिसके पास है वो एजुकेटेड है। तो एजुकेशन स्कूल से एजुकेशन का लेना देना नहीं है। एजुकेशन एक एक्सपीरियंस है। तो हमारी कोशिश वही है कि भैया अगर एजुकेटेड होने की बात हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, विज्ञान पढ़ना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है अपनी ज़िंदगी को अनुभव लेना, उसका एक्सपीरियंस करना एज अ होल। ये मतलब मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही अगर हम समझ पाएँ, सब थोड़ा सोचें इसके बारे में कि अनुभव ज़्यादा ज़रूरी है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। नीचे ख्वाबों के ऊपर चले हम चले बंदर भी नाचे और बिल्ली भी नाचे, साइड में जंगल चले आसमान के नीचे ख्वाबों के ऊपर चले हम चले बंदर भी नाचे और बिल्ली भी नाचे, साइड में जंगल चले। ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹਰ ਹੱਥ ਕਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਲਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਪੈਨ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲੂਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ NGO ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ NGOs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।